प्रवाहित होती थी। बाद में पुनरुत्थान के कारण और हिमालय की अन्य श्रृंखलाओं की उत्पत्ति के कारण जो है 3 प्रशाखीकरण के पश्चात 3 नदी तंत्रों का विकास हुआ, जिसमें पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसको हम लोग देख ले पहले एक करके। तो अब इसमें पहला डालो बोलिएगा, पहले ही डालो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के लिए डालो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। हम देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं, छोटी बड़ी, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बातें हैं या ज़्यादातर जो तथ्य हैं वो मुख्य रूप से फैक्चुअल जानकारियाँ हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ किसमें मिल रही है, किसकी सहायक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें मुख्य रूप से सिंधु और 5 उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन्हीं की चर्चा की जानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप बना लीजिए आप लोग, उसमें सारी नदियों को दिखा लीजिए एक बार, और उसके बाद हम लोग जो है एक एक करके सारी नदियों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप अगर देखेंगे तो सिंधु नदी इस प्रकार से, यानी जहाँ से निकलती है और ऐसे से आगे प्रवाहित होती है। सिंधु के बाद हाँ यहाँ पे लिख दो सिंधु नदी। सिंधु के बाद में अगर आप नीचे से देखेंगे तो एक नदी है आपकी सतलज। सतलज में एक छोटी सी नदी है ब्यास। ब्यास के बाद एक नदी यहाँ से है, हैं? कौन सी नदी है? रावी। ठीक है, तो रावी एक नदी है। और रावी के बाद में एक चिनाव। चिनाव भी से निकाल दीजिए, चिनाव। और ये आपकी झेलम, लेकिन झेलम ये गलत जगह हम लोग लगा दिए इसको। इसको हम लोग पहले मिटा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग झेलम को ऐसे करके मिला देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए झेलम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नदी है। और ये अब ये सारी नदियाँ जो है आपके कहाँ मिल जाती हैं? सिंधु नदी में। ठीक है, अब इसमें देखते चले जाएंगे, क्योंकि मानक जो पैमाना नहीं बना है, तो आप एक मोटे तौर पे समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सी नदी जो है कहाँ पे मिलती है, कहाँ से निकलती है। सारी नदियों को इसे बना लीजिए, उसमें रखा दीजिए, और उसके बाद हम लोग तथ्यात्मक जानकारी देखते चलेंगे। देखिए इसमें क्या है, बोले देखिए सिंधु नदी तक फिर डाली गई है। देखिए यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसमें सिंधु सबसे बड़ी नदी है। इसमें सिंधु सबसे बड़ी नदी है तथा उसकी 5 सहायक, इसमें सिंधु सबसे बड़ी नदी है तथा 5 उसकी सहायक झेलम,
चिनाव, रावी, ब्यास एवं सतलज हैं। तथा 5 सहायक झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास एवं सतलज हैं। लेकिन सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यहाँ पे चले दीजिए तो दूसरे पेज से लिखें। मानसरोवर झील कहाँ? तिब्बत। अब क्योंकि तिब्बत रहा नहीं, तिब्बत पे चीन ने जो है अवैध अतिक्रमण कर लिया, तो तिब्बत कोई स्वतंत्र देश नहीं है। लेकिन क्योंकि भौगोलिक भूभाग है, उसको तो हम प्राकृतिक जो भूभाग है तो उसको तो आज भी तिब्बत के नाम से ही जानेंगे लोग। क्यों? ठीक है, तो अब ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील के निकट तमाम पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ के तमाम झरने, तमाम जल स्रोत उपस्थित हैं, तो वहाँ से निकलती है। क्या लिखे? तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटकर भारत में तमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। तमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है जो कि नंगा पर्वत के उत्तर में गुंजी नामक स्थान पर, नंगा पर्वत के उत्तर में गुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण करती है। इसके पश्चात चिल्हास के निकट जो तथ्य हैं, चिल्हास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्हास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जहां दाहिने ओर से, जहां पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसके बाद देखिएगा, जहां दाहिने ओर से इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। काबुल नदी आकर मिलती है। मान लो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रवेश करके, तो यहाँ पे काबुल नदी इसमें आके मिलती है।
इसके पश्चात सतलज, इसके पश्चात सतलज, चिनाब, झेलम, रावी आदि की संयुक्त धारा, व्यास भूल रहे हैं क्या? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि की संयुक्त धारा, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास आकर मिलती हैं, जिसे पंचनद कहा जाता है, यानी 5 नदी का समूह, जिसे पंचनद कहा जाता है। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हो जाएंगी? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, ये सारी नदियाँ उसमें पंचनद में आपके शामिल हो जाएंगी। पंजाब का जो नाम पड़ा है वो इसी के नाम पे पड़ा है, यानी 5 दोआब की भूमि, पंजाब आब, यानी दोआब हो सकता है, दोआब मतलब कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे मान लो कोई एक नदी ये बहती है, एक नदी ये बहती है, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? दोआब, क्या बहती है? ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? दोआब। इसी प्रकार से 5 नदियों का जो दोआब होगा उसको हम लोग पंजाब बोलेंगे। एक तो इसलिए भारत में भी पंजाब राज्य है और पाकिस्तान में भी पंजाब राज्य है। तो ये हो गई सिंधु नदी। अब कहिए तो एक नदी का भी अलग से लिखवा दें, मेरी गलवा दें। अगली नदी झेलम लिख लो, कहाँ से निकलती है, कहाँ समाप्त होती है, किसी में आगे लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। झेलम एक छोटी सी डाल दो काले पेन से, छोटी सी लिख लो, करेगा चेंज कर दो, नीचे डाल दो झेलम नदी। एक नदी का भी थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे 5 ही नदियाँ हैं और हमारी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए सबका ये जानना जरूरी है कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। तो देखिए, झेलम सिंधु की सहायक नदी है, झेलम सिंधु की सहायक नदी है। यह कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है, कौन सी झील? शेषनाग झील। शेषनाग पर्वत भी है, शेषनाग झील से जो है निकलती है, शेषनाग झील, यानी उद्गम इसका कहाँ हो जाएगा? शेषनाग झील। अब मुहाना आप लोग जानते हैं किसकी सहायक है? ये सिंधु की सहायक नदी है, उसकी संयुक्त धारा में जाके मिल जाती है। देखो, श्रीनगर के निकट यह बुलर झील से प्रवाहित होने के कारण, श्रीनगर के निकट बुलर झील से प्रवाहित होने के कारण श्रीनगर के निकट बुलर झील से प्रवाहित होने के बाद एक सकरे गाज से होकर यह पाकिस्तान में पहुंचती है। जहां यह चिनाब में जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसीलिए प्राथमिक तौर पर यह
चिनाव की सहायक नदी है। इसीलिए प्राथमिक तौर पर यह चिनाव की सहायक नदी है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है इन पांचों में से? हाँ, झेलम और चिनाव और सतलज, सब एक ही बोल दो, कोई ना कोई कहीं होगा ही होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है, नहीं? तो देखो, ये हो गया, झेलम हो गया। अगली नदी लिखो चिनाव। चिनाव जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। उनकी जो और नदियां सहायक हैं तो इसी में आके मिल जाती हैं। यही से झेलम भी आके चिनाव में मिलती है। और ये ऐसे है नहीं, चिनाव नदी ये यहाँ निकलती है, तो इसी की मुख्य धारा में ये सारी नदियां आके मिलती हैं, क्योंकि एक बड़ी नदी है। आगे देखो, यह चंद्रा एवं भागा, यह चंद्रा एवं भागा, यह चंद्रा एवं भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से बनती है। चंद्रा एवं भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से बनी है, जो कि केलांग के पास, जो कि केलांग के पास, केलांग, जो कि केलांग, केलांग के पास आपस में मिलती हैं। केलांग जो हिमाचल प्रदेश में, तो चंद्रा और भागा जो सरिताएं हैं ये हिमाचल प्रदेश के भाग से निकलती है, समझिए। ये आके केलांग घाटी 2019 के यूपीपीसीसी एग्जाम में पूछा था कि केलांग घाटी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? ठीक है, तो उसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब ऑप्शन दे दो। ठीक है, तो अगर आप किसी घाटी वाटी को अगर आप पढ़ने जानते हैं, क्योंकि 2017-18 में यहाँ पे भूस्खलन की घटना हुई, जो चर्चा में भी था, तो इसलिए इसको पूछ लिया गया, क्योंकि बहुत अच्छा सुंदर सा पर्यटक क्षेत्र भी है, तो पूछे जाने का एक कारण ये भी है जो केलांग घाटी हिमाचल। आगे देखो, चलिए केलांग के निकट आपस में मिलती हैं। तो एक लाइन में देखो, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली नदी डालो, नदी कौन सी डालोगे? रावी। बस दो ही दो लाइन लिखवाएंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य वही केवल हम लिखवाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। रावी, देखो रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में, कुल्लू पहाड़ियों में देखो, कुल्लू पहाड़ियों में, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रोहतांग, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। यह चिनाव की सहायक नदी है।
एक लाइन इसमें लिखो, देखो रावी धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। रावी पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। रावी पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। बाबू को जो पढ़ाया गया उत्तर का प्रगति उद्देश्य, उसमें बताया गया है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, धौलाधर श्रेणी कहाँ है, लद्दाख श्रेणी कहाँ है, इस सब की चर्चा की गई है। जो लोग जो बच्चे हमारी क्लास रेगुलर किए हैं, ठीक है, उनको पता होगा। ठीक है, जो लोग रेगुलर नहीं किए होंगे वो नोट वगैरह लेके आप साथ कुछ लीजिए, तो एक दो बार रिविजन कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सरकार में, क्योंकि लोकेशन बेस्ड पर जो है बनते हैं। ठीक है, अभी शायद 2023 वाले पेपर में झेलम नदी से संबंधित एक प्रश्न था जो, तो आपको प्रश्न इसमें हर टॉपिक से एक आध प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूगोल जो है बड़ा प्यारा सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को आप लोग अंतिम न लीजिएगा, थोड़ा सा रिविजन वगैरह करते रहिएगा। पीर पंजाल बोलती है तो कई लोग में ही भगवान क्या है, ये तो सब श्रृंखलाएँ हैं हिमालय पर्वतमाला की। धौलाधर, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, ये सब क्या है, ननका पर्वत, ये सब हिमालय की जो उसने विभाजन किया था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो उन्हीं सब की श्रेणियाँ, ठीक है, छोटी बड़ी श्रेणियाँ उन्हीं सब की हैं जो। ठीक है, तो अब श्रेणियाँ हैं तो जाहिर सी बात है कि फर्श को ढकी होंगी, यहाँ पे तमाम नदियों के उद्गम स्रोत होंगे, कई सारी नदियाँ इसी क्षेत्र से निकलती हैं। तो उसमें अब क्योंकि हम उससे जो नदी तक पढ़ रहे हैं तो उस सब के संबंध में इन सब की चर्चा तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगली नदी लिख लो ब्यास। देखो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड से निकलती है तथा हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर, ये जो स्थान देख रहे हैं आप, इधर देखिए मतलब मरेंगे इधर छोड़ नहीं पाएंगे। ये जो स्थान, ये क्या है, हरिके नामक स्थान है, यानी ये ब्यास कुंड से निकली और हरिके के पास किसमें आने मिल गई, सतलज में मिल गई। आगे तो हरिके जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इसी स्थान से निकाली गई, इसी स्थान से जो है इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। और पंजाब के बड़े क्षेत्र, राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र, इन सब में सिंचाई की सुविधा जो है इसी के कारण हुई है। तो देखो आगे ये भी तथ्य लिख रहे थे, सतलज और ब्यास के संगम पर, सतलज एवं ब्यास के संगम पर, सतलज एवं ब्यास के संगम पर हरिके नामक बैराज है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सतलज एवं ब्यास के संगम पर हरिके बैराज है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक, हो गया है। अब इसमें एक लास्ट बचा है सतलज, सतलज देख लो।
सतलज, बिल्ला तो सतलज। देखो सतलज नदी भी सिंधु नदी की भांति एक पूर्ववर्ती नदी है। सतलज नदी भी सिंधु नदी की भांति एक पूर्ववर्ती नदी है। लिख लिए, यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं, इसके पहले साइड में भूल गया था। पूर्ववर्ती नदी का सीधा सा मतलब है कि हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है, उसके तमाम श्रेणियों को काट करके जो है ये इस पार आती है। ठीक है, यानी इसकी जो प्रवाह की दर है, इसको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं को उसने काट दिया है और दर्रे के माध्यम से ये प्रवेश करती है इस दिशा की ओर। दर्रे का मतलब हो गया कि जो तमाम पर्वतों के बीच में कोई खाली स्थान हो। ठीक है, मान लीजिए पर्वत है जैसे, ठीक है, कोई ऐसा स्थान है मान लीजिए यहाँ पे खाली है, ठीक है, तो किसी में से इसने अपना रास्ता बना लिया है, समझिए, तो उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। भारत में कई इस प्रकार के दर्रे हैं जो एग्जाम में भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नीति दर्रा, ये सब क्या है, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में सकरे मार्ग। ठीक है, देखो आगे पूर्ववर्ती नदी है, आगे देखो, जो कि हिमालय को काट कर सिर्फ केला दर्रे से होकर, सिर्फ केला दर्रे से होकर, लिख दो, सिर्फ केला दर्रे से होकर सिर्फ केला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। एक चीज यहीं पे अगर उसका अध्ययन कर लिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। जो बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं तमाम, ठीक है, वो सब जैसे आप भांगखड़ा नांगल बांध का नाम हैं, भांगखड़ा नांगल, ये दो बांध, एक है भांगखड़ा और एक है नांगल, ये दो स्थान है अलग अलग। तो एक जगह बांध बनाया गया सतलज नदी पे ही सिंचाई की सुविधा के लिए, और एक नांगल जो बांध है, सॉरी नांगल बांध क्या है, सिंचाई की सुविधा के लिए, और भांगखड़ा जो बांध है वो है जल विद्युत उत्पादन के लिए। इन दोनों को मिला जाएगा तो भांगखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना बनती है। तो ये तो सारी परियोजनाओं की चर्चा भी यहीं करवा दें, यहाँ लिखवा दें, नहीं तो अगर आप लोग देख लें तो बहुत सारा समय बच जाएगा और आगे लोग पढ़ से नहीं देंगे। ठीक है, अगर नदियों की चर्चा भी हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, टॉपिक में नहीं रहता है कि आप नदी भी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को देखेंगे नहीं अपने, ठीक है, आप लोग को ये नहीं कहेंगे कि यहाँ सिंधु नदी तक अगर हम पढ़ रहे तो देखें सिंधु और उससे सहायक नदियाँ कौन सी हैं। इसका उत्तर से दक्षिण या सॉरी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम कौन सा है, कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन भारत में किस तरह से होकर प्रवेश करती है, ये सब तथ्य तो आप अपने लेवल से देख नहीं पाते, इसलिए मैंने नदियों की चर्चा कर दी है। और जो बांध वगैरह है इसकी चर्चा आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा, तमाम किताबों में मिल जाएगा, तो उसको मुझे लगता है कि समय खराब किया जाएगा। क्यों, क्या आप लोग सहमत हैं? बांधों की चर्चा की जाए कि नहीं की जाए? कितने लोग हैं जो इसके पक्ष में की चर्चा की जाए? नहीं, कोई नहीं, चलो तो ठीक है, आप लोग भी बहुत बोर हो जाएंगे। मैंने बताया था कि ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, अपवाद हो रहा है, बहुत कम इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन आप इसे तथ्यों में मरने की हालत में आ जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा तथ्यों का भार भी ना हो। ठीक है, चलिए तो अगला नदी तक हम लोग देखते हैं, गंगा नदी का। अब इसमें भांगखड़ा नांगल बांध, इंदिरा गांधी परियोजना, टोंग बांध, चमेरा बांध, हीन परियोजना, तो छोटी छोटी परियोजनाएं लेकिन एग्जाम में पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो जाके आप लोग किसी भी किताब से नेट से आप देख के इसको उतार को लीजिएगा कि आप पढ़ना छोड़ छाड़ गए लोग।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पूछ के ना लिखा कीजिए पन्ने में, पूरे एक अक्षर के ऊपर एक अक्षर ना दौड़ा दीजिए कि कहीं सांस लेने जगह ना बचे पूरे पन्ने में, बाद में पता चले कि कोई चीज़ पता चले तो उसको लिख ही ना पाएंगे। समझिए, तो लिखो गंगा नदी तंत्र। देखो अगर एक व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र जो है, क्योंकि वो मुख्य रूप से सामरिक क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इन राज्यों से होकर बहती है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। इनका सामरिक महत्व भी होता है, सामरिक के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व के रूप में तमाम जल विद्युत परियोजनाएँ बनाई गई हैं और जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी नदी है तो स्थानीय समुदाय के लिए भी बहुत सारे उसके लाभ हैं, जो छोटे मोटे कृषि कार्य, वैसा नहीं जम्मू कश्मीर हर जगह पे बर्फ की जमी है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सेब वगैरह की कृषि होती है। सबकी जो जम्मू वाला क्षेत्र है उसमें ठीक ठाक जनसंख्या भी पाई जाती है, कश्मीर वाले सेक्टर में जो कम पाई जाती है। बोलिए इसका महत्व। लेकिन गंगा नदी तंत्र जो है, गंगा नदी तंत्र का अपना एक अलग महत्व है। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है। गंगा नदी का मैदान जो है दुनिया भर के सबसे उपजाऊ मैदानों में से, ठीक है। और जो मिट्टी की उत्पादकता यहाँ पर है वो भी बहुत अच्छी है। जो यहाँ पर धान, गेहूँ, गन्ना, सरसों और किसी भी फसल को जो अमूमन लोग प्रयोग करते हैं, आप बुआई करते हैं तो हो ही जाता है, इतनी उपजाऊ मिलता है। इसके अलावा जो गंगा नदी तंत्र है ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि खास करके हिंदू धर्म में तमाम जो इस प्रकार के पवित्र स्थल माने गए हैं वो सब गंगा नदी तंत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, ऋषिकेश है, रुद्रप्रयाग है, ये सब क्या है इधर। और जो भारत में चारों धाम वगैरह किया था उसमें धाम बद्रीनाथ, ठीक है, ये सब कहाँ पे है? गंगा नदी तंत्र से जुड़े हैं, तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी जुड़ जाता है। बाकी सबसे महत्व जो है वो आर्थिक महत्व भी है, ठीक है। इतने बड़े मैदान को उपजाऊ बनाती है, कृषि का संभव होता है, जल विद्युत परियोजनाएँ तमाम हैं, पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि नुकसान भी कई होते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में यही सारी नदियाँ क्योंकि सदा नीला नदियाँ हैं तो बाढ़ के लिए जो सदाएँ होती हैं, आप देखते होंगे लगभग जो वर्षा ऋतु होती है उस ऋतु में कोई न कोई नदी किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ के कारण चर्चा में रहती ही रहती है, चाहे छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो। अब बड़ी नदियाँ जो उनका ज़्यादा क्षेत्र में प्रभाव रहता है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस समय छोटी छोटी नदियों ने भी जो कटान किया है, जैसे कुआनो नदी आपकी बस्ती में प्रभावित होती है। इधर जितनी तहसील वगैरह हैं, गाँव पड़ते हैं इसके निकट पे बहुत सारी जगहों पे कटान हुई, घर पूरा डूब गए। जो तटवर्ती क्षेत्रों में घर बनाए गए थे वो घर गिर के उसे बह गए थे। लेकिन तो एक तरह से नुकसान भी है, लेकिन नुकसान तात्कालिक है, नुकसान से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि गंगा नदी है मुझे उत्तर भारत के लिए एक तरह से वरदान के रूप में। तो अब देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा जाए। देखो गंगा नदी तंत्र, तो देखो इसको पहले थोड़ा सा लिखो, उसके बाद बताते हैं। देखो सांस्कृतिक दृष्टि से गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की महत्वपूर्ण नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार कई धार्मिक स्थल
कई धार्मिक स्थलों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, आदि का संबंध इसी नदी से है। गंगा नदी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तमाम प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, उसको मैप में यहीं पे बना लेना ज़्यादा बोलते लोग। गंगा नदी निकलते तो कहाँ से पढ़े हम लोग जानते गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरे भगवान, हम लोग को जैसे उनको मार कर देते हैं तो मिटाते इसको। इसमें लोग कहते हैं गंगा नदी तंत्र। ये हिमालय नदियों में दूसरा नदी तंत्र है। पहला क्या था? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र अगर आप देखेंगे तो आप पढ़ते हैं कि गंगा नदी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्भव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गंगा कई ललिताओं में बटी हुई है। जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी। और इसके अलावा तमाम छोटी बड़ी नदियाँ जो प्रयाग बने हुए हैं, सब जो है मिल के 3-4 और नदियाँ छोटी बड़ी मिल के तब एक संयुक्त धारा बनती जिसको हम लोग गंगा बोलते हैं। तो उस पूरे जो सिस्टम है उसको आप बना लीजिए, जो है मैप के अनुसार जो है चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिए, हम बनाए जाए। नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन तक बनाइए, नहीं तो बिल्कुल भूल जाएगा आपका। देखिए, गंगा का उद्गम, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट, गोमुख के निकट, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद, हिमनद का मतलब ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद से है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग मैथ में बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसको अगर यहाँ समझ लेंगे बढ़िया से तो हमेशा के लिए बहुत सारे तथ्य आपके सामने याद हो जाएंगे। तो अगर नहीं समझ पाए ना, मर जाएंगे इसमें, इतना कठिन है। और समझ नहीं पाएंगे कौन सी कान मिल रही है, कौन सी कहाँ जो है किसकी सहायक है, कौन मुख्य है, कौन किसमें मिल रहा है, कहाँ कौन सा प्रयाग बन रहा है, कहाँ कौन से धार्मिक स्थल अवस्थित हैं, मतलब पूरा खिचड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप हम लोग बनाते हैं, उसमें इन नदियों का अधिकरण थोड़ा बड़ा बनाया है इसमें कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए आपका है कौन सा ग्लेशियर था? हाँ, गंगोत्री। अब ग्लेशियर से मैं लिखेंगे, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है। आगे जब आती है तो यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं घीलांगना।
वीरांगना, यहीं पे आपका भागीरथी और वीरांगना के तट पे ही टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में बहुत विवादों में रही है, यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक भी रही है, समझ लीजिएगा। आपको कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत महत्वपूर्ण, यही जो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। और आपसे पूछा जाता है कि टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो आप या किस नदी के संगम पर अवस्थित है, तो उसको क्या क्या नाम देंगे हम लोग? भागीरथी एवं वीरांगना के संगम पर टिहरी बांध परियोजना। कई बार यूपीएससी में और बीसीएस में और तमाम और स्टेट पीएससीओ में पूछा गया प्रश्न। अब आगे ऐसे चले आइए, अपने कापी में इस तरह बनाने का प्रयास कीजिए कि समझने लगे। अब यहाँ पे एक अलकनंदा नदी इधर से आती है, अलकनंदा ऐसे करके यहाँ से अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को लोग बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से और आगे बढ़ेंगे थोड़ी दूर पे, यानी अगर आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे है ऋषिकेश, ऋषिकेश। और आगे बढ़ेंगे तो आपका रहेगा हरिद्वार। अब गंगा नदी जो होती है हरिद्वार के बाद में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। कई बार पूछा जाता है पर कि गंगा नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास। अब ये बहुत सरल परिभाषा हो गया। इसमें जो अलकनंदा नदी है इसमें कई संगम हैं, इसमें कई छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। इसमें केदारनाथ एक जगह है, ठीक है, तो पहले जो सहायक नदी होती है यहीं पे, यहाँ पे आता है केदारनाथ। ये भी धार्मिक स्थल ही है केदारनाथ। और केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। दिख रहा है, समझ लीजिएगा, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है उसको हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये नदी, इसको पूरी नदी को हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। अब यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। प्रयाग का मतलब कि जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिल जाएं, रुद्रप्रयाग। और एक अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार, पिंडार नदी। यहीं पे एक नदी है पिंडार, पिंडार नदी। पिंडार और अलकनंदा के संगम को हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। और इसके आगे थोड़ी दूर पे अगर आप देखेंगे तो बद्रीनाथ, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी क्षेत्र में है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद में जोशीमठ। बद्रीनाथ यहाँ ये बनवाते हैं और ये है जोशीमठ। कितने तक हो गए, कितने प्रयाग हो गए, देखते जाइए। और यहीं पे छोटी सी नदी है
धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को हम लोग क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हो गया, आप ध्यान दे रहे हैं। इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग। इसको बना होना लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस जो मुख्य नदी है, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। तो यहाँ पे कई जगह ऐसे अलकनंदा नाम लिख लीजिएगा, अलकनंदा। यहाँ पे भी ऐसे लिख दीजिएगा अलकनंदा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगी कौन किसमें मिल गई। तो जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग, सॉरी देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा। इसके पहले आप देखेंगे तो तमाम छोटी बड़ी नदियाँ तो मिल रही हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में। और इधर से भी कौन सी नदी आती है? भागीरथी। और इधर से आती है अलकनंदा। और ये दो नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद में इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। ठीक है, उसके आगे आप ऋषिकेश देखेंगे, हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। चलिए में तक जब हम दिखवा देंगे तो आप पहुँच जाएंगे सारी चीज़ें। अलकनंदा जो है एक तरह से पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी, यानी हिमालय की कई श्रृंखलाओं को काट के निकलती है। इसका उनका मतलब जो है संतोपथ निकला है, संतोपथ। लिखिए भी लिखवा देंगे, संतोपथ। देखिए क्या लिखे थे? सांस्कृतिक दृष्टि हो गया था ना। देखो उसके आगे, इसी प्रदेश से बहने वाली अलकनंदा, इसी में आगे गंगा नदी पर, इसी प्रदेश से बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय को काटकर सकरी गार्ग का निर्माण करती है, जो कि हिमालय को काटकर सकरी गार्ग का निर्माण करती है। सकरी गार्ग का निर्माण करती है। सकरी गार्ग का निर्माण करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी, देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं। यहीं से इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं। यहीं से इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। याद हो गया? आगे लिखो। अलकनंदा का उद्गम संतोपथ हिमानी है। संतोपथ
हिमानी है, संतों का हिमानी है। आगे कैथोलिक देखिए, हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट गंगा पहाड़ को छोड़कर, हरिद्वार के निकट गंगा पहाड़ को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। ये हो गया गंगा के निकलने की बात जो है। उसके बाद आगे जो है विस्तृत या बड़े जलोढ़ के मैदान का पोषण करती है। देखिए आगे इसको भी लिखिए, देखिए मैदानों में प्रवेश करती है तथा एक विस्तृत जलोढ़ मैदान का पोषण करती है, तथा एक विस्तृत जलोढ़ मैदान का पोषण करती है। इसके पश्चात गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुंचकर, इसके पश्चात गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुंचकर दो वितरिकाओं में बंट जाती है। दो वितरिकाओं में बंट जाती है। दो वितरिकाओं में बंट जाती है। जिसे हुगली तथा भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जिसे हुगली तथा भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है वितरिका। वितरिका और ये होती है वितरिका किसी मुख्य नदी में अगर कोई शाखा कट जाए, जैसे नदी अगर कहीं प्रवाहित हो रही है, ठीक है, मान लो ये नदी है और ये अपने मुहाने के निकट कई सारी वितरिकाओं में बंट जाती है, ठीक है। वितरिका का मतलब कि मुख्य नदी से अगर कोई धारा निकली जो कि पुनः उसमें नहीं मिलती, ये अनिवार्य है, यानी आगे आके फिर इसे थोड़ी दूर चल के फिर इसे मिल जाएगी, तो ये मुख्य नदी वितरिका नहीं करेगी। वितरिका का मतलब कि फिर पुनः उसमें नहीं मिली। अब गंगा नदी क्या होता है, पश्चिम बंगाल में जब पहुँचती है तो ये दो वितरिकाओं बन जाती है। एक का नाम रखा जाता है हुगली, जिसके तट पे आपका कोलकाता शहर अवस्थित है। कोई गया है कोलकाता गया है इसमें कोई? देख लो, बाकी लोग बस्ती से 10 किलोमीटर आगे नहीं निकले हैं। क्यों निकले हैं? कहाँ गए हैं? लखनऊ कौन सा दूर है? लखनऊ तो राजधानी है, लखनऊ तो आने जाना नहीं गए। अब कोई कहते हैं गोरखपुर गए हैं, अच्छा जम्मू, हाँ जैसे तो भाई आपको माना जाएगा जम्मू कश्मीर से जो गया वो ठीक है। कोलकाता जो शहर है हुगली के तट पे स्थित है, और दूसरी जो इसकी धारा होती है उसका नाम रखा जाता है भागीरथी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक धारा आप लोग पहले ही भागीरथी के नाम से पढ़ चुके हैं। इसकी गंगा नदी का ही वो भाग है जो है, और इसके उद्गम स्थान के आसपास में एक इसकी सहायक या कह सकते हैं कि एक धारा का नाम भागीरथी है, पहले देख चुके हैं। लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल में दो भागों बढ़ती है, एक हुगली और एक भागीरथी, तो वहाँ पे भी भागीरथी नदी जो मुख्य होती है, एक वितरिका हुगली के रूप में और एक जो भागीरथी होती है, ये कहाँ चली आती है? बांग्लादेश। तो आप कह सकते हैं कि गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो पहुँच जाती है बांग्लादेश में। तो देखो यहाँ दो वितरिका भागीरथी के नाम से जानी जाती है।
नदी की मुख्य धारा, गंगा नदी की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है। जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के पश्चात इसका नाम मेघना, देखो मेघना हो जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, मेघना हो जाता है। जिसकी संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जिसकी संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। सहेली आप बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें बताओ, सहायक नदी और वितरिका में मुख्य रूप से क्या अंतर है? ठीक है, तुम बताओ, इसको पीछे सबसे पीछे ठीक है, ब्लैक ब्लैक कपड़ा पहनिएगा, नहीं वहाँ तो वाइट कपड़ा है। तुम बताओ, इन्होंने क्या बताया? बैठ जाओ। सहायक नदी और वितरिका, तो इसमें क्या अंतर है? बताया था, ये होता है धोखा देना। ठीक है, एक बार बताओ, उसके बाद 10 मिनट बाद पूछ लो। ठीक है, जो ध्यान से नहीं सुनते वो पता चल जाता है कि किसको पता चला होगा, किसको नहीं पता चला होगा। आपको पता चला पीछे सबसे खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुगंधा। खड़े हो जाओ और नाम सबका याद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बताओ। यही सबसे बड़ा संकट यही होता है। बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ। लेकिन कि अगर आपको कोई चीज़ पता ना चले, बताने के बाद भी तो दो कारण हो सकते हैं। तो आपने ध्यान न दिया हो, और एक हो सकता है समझ में ना आया हो, क्योंकि अपने आप को भूख समझना भी बेवकूफ़ी है। यानी हम बताएं समझ में ना आया, ये तो हो सकता है आपको समझ में ना आया। तो अब इसमें समझ में ना आया हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दोबारा पूछना चाहिए। ठीक है, दोबारा उसको पूछना चाहिए। और अगर आपने दोनों विकल्पों को दरकिनार किया तो समझिए कि आप गए, तो मरेंगे नहीं, जिंदा ही रहेंगे, लेकिन चीज़ समझ नहीं पाएंगे तो आगे संकट खड़ा होगा। जो लक्ष्य आपने बनाया है उसकी पूर्ति संभव नहीं होगी। ठीक है, तो जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप पूछ लिया करिए, कहीं कोने होने में लिख लीजिए इसी टाइम के लिए, नहीं भूल जाएंगे फिर। देखिए, छोटा सा कहीं गोला वोला बना के, चौकोर बना के उसमें लिख दो, ऐसे तक लिख लिया जाता है, तो आप बाद में भूल जाएंगे। तो लिखिए सहायक नदी, ऐसे इंडिया सहायक नदी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरी, TRIBUTARY, ट्रिब्यूटरी। लिख दो, लिख दो। तो सहायक नदी ब्रैकेट में अंग्रेजी नाम से लिखो ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब देखो आगे, मुख्य नदी में मिलने वाली नदी, मुख्य नदी में मिलने वाली नदी, क्लास ले रहे थे, क्लास ले रहे थे,
हैं यहाँ रह गया उसके इम्पोर्टेंट फोन होते हैं उसको उठाने पड़ता है। अगर इम्पोर्टेंट घर से नहीं था तो भी जो है विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ फोन था। क्या बता रहे थे? सहायक नदी। तो क्या लिखे इसमें? मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा हो, जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा हो। बात को समझे? यानी अगर कोई मुख्य नदी प्रवाहित होती है और अगर थोड़ा ऊंचाई पे है तो वो आगे मुख्य नदी में गिर जाएगी। और अब ऐसा भी हो सकता है कि पता लगे मुख्य नदी ऊंचाई पे और सहायक नदी नीचे ही है, तो कैसे चढ़ जाएगी? सीढ़ी चढ़ेगी नहीं हो। तो इसलिए बहुत अनिवार्य है कि उसका आधार पर जो है मुख्य नदी से ऊंचा हो, तभी तो आगे मुख्य नदी में मिल पाएगी। और अगर उसका आधार पर ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, तब तो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बहुत अनिवार्य है। दूसरा डालो वितरिकाएं। वितरिकाएं देखो, एक है ट्रिब्यूटरी और ये है डिस्ट्रीब्यूटरी। खाली DIS शब्द आगे जोड़ दो बस, डिस्ट्रीब्यूटरी। इंटरव्यू वगैरह में जानते हैं क्या होता है? जो प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ सब लोग 60 साल के ऊपर होते हैं, ठीक है, सठियाने वाली उम्र में सब होते हैं। जैसे गाँव में कहा कि 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है। और सठियाने का प्रभाव क्या होता है कि वो अपने अलावा किसी सामने वाले व्यक्ति को सही नहीं मान सकता है। जो उसका विचार है, व्यवहार है, वही उसको सही मानेगा। ठीक है, जैसे किसी को जनरेशन गैप कहा जाता है ना, वो जानते हैं इतना धीमे बोलेगा, ठीक है। अब सारे अंग जो शरीर के हैं वो भी धीरे धीरे कमजोर हो ही जाते हैं। तो हम बोलते हैं कान भी कमजोर होगा और आँख भी कमजोर होगी और मुँह भी थोड़ा कमजोर हो ही जाता है। ठीक है, तो मुँह कमजोर होने की थोड़ा नाक वाक उगड़ जाती है, तो आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है। तो इतना धीमे से बोलेंगे, और अगर आपने कह दिए थोड़ा तेज बोल दीजिए तो समझिए कि आपका गया 2-4 नंबर। ठीक है, तो आपको अधिकांश लोग भी अपने अंग्रेजी बोलना थोड़ा एक फैशन भी बना है। ठीक है, कई लोग जैसे 10 लोग अगर हिंदी वाले बैठे हैं तो अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं होता। हालांकि हम नहीं है उसके पता है कि आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी आपको उतनी आनी चाहिए कि आप अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी का मतलब समझ सकें कि हमें क्या है इसका मतलब। लेकिन इतना तो कंपलसरी ही समझिए आज के लोगों की। लेकिन अब ऐसा तो थोड़ा कि आप अधिकारी बन गए, कहीं गाँव में गए जहाँ सब जानते हैं अंग्रेजी भाषा, और वहाँ पहुँच के आप शुरू हो गए अंग्रेजी में। तो पहले तो गाँव वाले आके दौड़ा लेंगे, मारेंगे 2-4 डंडा अलग से, लेकिन बाद में आप कहेंगे कीजिएगा ये देखो अंग्रेज बने घूम रहे हैं। इसलिए जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष, वहाँ वैसी वाणी होनी चाहिए आपकी। हम लोग क्या करते हैं, दिखावे में अंग्रेजी बोलते हैं। अब ऐसे जानते हैं, मान लीजिए में अंतर पूछना है तो इसे बहुत धीमे से बोलेंगे, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। अब आप कुछ सुन ही नहीं पाए, वहाँ ने क्या बोले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसा ही कुछ आगे कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कुछ शब्द जो है जो टेक्निकल वर्ड हों जो अंग्रेजी में जरूर उसको देख लिया कि तो अंग्रेजी बोलेंगे। अब एक लाभ भी होगा कि आप पढ़ भी रहे हैं तो ये सब मान लीजिए इसे लिख दिया कि गंगा की ट्रिब्यूटरी ये फला नदी है, तो आप यही तो बारे ट्रिब्यूटरी क्या है, यही आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया। तो ऐसी दशा ना आएगा। इंटरव्यू में नहीं किसी से कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा और तेज बोलिए, क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन आप ही को अपना कान वान खा करके रखना है कि आवाज़ जो निकले सीधे आपके कान में आए। तो वहाँ वैसे सन्नाटा होता है, अगर हल्की फुल्की भी आवाज़ होगी तो आपको सुन लेना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों की आने वाली जो आदत है वही नहीं सुनने देगी। अगर यार एक बार वो बोलेंगे तो थोड़ा समय मिलेगा सोचने का नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक बार में सुन नहीं पाते, कई लोग आदत हो जाती है। जैसे मैंने अभी किसी पूछ लिया कि हाँ भैया चलो ये चीज़ बताओ, तो जानबूझ के एक बार कहेगा आए, इसलिए कहेगा कि एक बार वो रिपीट करेंगे तो हम सोच लेंगे कि क्या बताना है। वो वाला कॉन्सेप्ट
वहाँ काम नहीं करेगा आय वाला, ठीक है। आय वाला कंसेप्ट आपकी पत्ती तक ही सीमित रहेगा, जान लीजिएगा। चलिए इसके सामने लिख दीजिए, दिस ट्रिब्यूटरी के सामने देखिए, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है, जो उसमें पुनः नहीं मिलती है, जो उसमें पुनः नहीं मिलती है। बस हो गया, समझ भी गया होंगे आप, समझ गया तो बंधा समझ में आया। और इसका क्या नाम है, नहीं जो भी तरीके बताएंगे भाई, हमारा ब्लैक कपड़ा है, तेज बोलो, सविता समझ में आया, क्या आया अभी भी नहीं पल्ले पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब तुमने सही बताया था, नहीं पूरा सही बताया था जिस तरह। अब देखो ये होगी गंगा नदी, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ दर्जनों की संख्या में, इसमें कुछ बड़ी सहायक नदियाँ हैं जैसे यमुना वगैरह, और कुछ बहुत छोटी सहायक नदियाँ हैं, कुछ सहायक की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यानी जो गंगा नदी तंत्र है ये बड़ा जटिल तंत्र है, बहुत सारी छोटी से कुआनो नदी है आपकी, आज निकल रही है, किसमें मिल रही, गंगा में थोड़े मिल रही है, गंगा की किसी सहायक में मिल रही है, घाघरा में मिलेगी, घाघरा रहेगी तो गंगा में मिलेगी। तो इस प्रकार से जो काम है जो मुख्य रूप से गंगा में मिलने वाली बड़ी नदियाँ उन सबका विक्रम कर देंगे, लेकिन जो छोटी बड़ी नदियाँ उन सबका भी अपने स्तर से जो है किताबों में जिनकी चर्चा हमेशा आती रहती है, तो उन सबको भी आपको उसमें फिट कर लीजिएगा, जो है तो हमेशा भी हो जाएगा। तो इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न में कौन सा शहर या फला शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है, या अगर मौखिक रूप से कहीं प्रोग्राम पूछा जाता है कि हाँ भाई गंगा नदी के तट पर, जैसे हम आयर के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित 5 शहरों के नाम बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं, वो प्रश्न बनाना तुरंत ही बनाना है, तुरंत पूछ लेना, तो इसे स्वभाव हमारे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो अगर पढ़े तो 5 शहर बताना बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात होगी, अगर नहीं पढ़े तो दिक्कत होगी। या ये भी पूछ सकते हैं कि भाई फला 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 नदी जो है इनका संगम कहाँ होता है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये नदी जो है प्रवेश करती है या गंगा नदी से मिलती है। कौन सी ऐसी नदी है कि जो प्रायद्वीपीय भारत से आकर गंगा की सहायक नदी बनती है। कौन नदी उत्तखात भूमि के लिए विख्यात है, सब प्रश्न आपके सामने गंगा नदी तंत्र से आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लिखो इसमें थोड़ा एक नदी जितना संभव हो सके लिखवा दें। पहला डालो, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, तो यमुना लिखो। देखो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती है, प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती है, बाद में यह गंगा के दक्षिण में बहती हुई बाद में यह गंगा के दक्षिण में बहती हुई इलाहाबाद के निकट गंगा के दाहिने तट पर, इलाहाबाद के निकट गंगा के दाहिने तट पर मिलती है, गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। इसीलिए तो संगम स्नान वगैरह होता है, संगम स्नान शुरू करने जाते हैं कि हाँ भाई
ठीक है। एक मान्यता ये भी है कि जहाँ पे गंगा यमुना नदी मिलती हैं, हम लोग को 10-12 साल वहाँ गुजारे हैं तो बहुत सारी चीज़ देखे हैं। तो उसमें माना जाता है कि जो है हमको तो डर लगता है ना, वो जल्दी बैठते नहीं, लेकिन वो कहते हैं कहाँ पर बैठे भी हैं, लेकिन बहुत डर लगता है उसमें कि कहीं गिर गए तो फिर क्या होगा। तो हमें तालाब में डूब जाने वाले आदमी इतनी बड़ी नदी में कहाँ निकल पाएंगे, क्योंकि निकलना मुश्किल है। हालांकि हम बचाने उचाने वाले रहते हैं, लेकिन क्या पता ना बचा पाए तो इसलिए डर लगता है। ये तो माना जाता है कि गंगा और यमुना मिलती हैं, उसके बाद वहाँ पे एक अदृश्य नदी है जिसका नाम है सरस्वती। तीनों नदी के संगम को मिला के हम लोग संगम बोलते हैं उसको। और बताने वाले भी बताते हैं कि हाँ भाई तीनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, जब जो स्थान है जहाँ संगम है, ठीक है, वहाँ पे 3 तरह का पानी होता है। तो अपने यहाँ कितवंतियाँ हैं, किवदंतियाँ, ठीक है, जो मंत्री वो बता दो जो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, दोनों नदियाँ अलग अलग क्षेत्र से आगे मिले, पानी हो सकता है किसी का थोड़ा सा मैला हो, किसी का हो सकता है थोड़ा साफ हो, कई जगह पे मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर बड़ा होता है काम कर देख जाएगा। उसी को लोग जो है ऐसी शक्ति मानते हैं कि हाँ भाई अलग अलग है, जो है एक नदी जो सरस्वती है वो नीचे से आके मिल रही है जो, लेकिन ऐसा कुछ अभी भूगर्भिकों ने माना नहीं है कि ऐसा कोई नदी है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस चीज़ को लोक मान्यता कह सकते हैं, उसके आधार पर उसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर वहाँ 2 नदी मिलती हैं, समझिए। हाँ, जो आप UPPCS में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे बना हुआ है, उसमें जो इंटरव्यू के बोर्ड बने होते हैं उसमें उनका इसी का आधार पर नाम होता है, गंगा भवन, यमुना भवन, सरस्वती भवन। आपको पता चलेगा किस भवन में इंटरव्यू का काम हो रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। गेट भी जो उसके बने हैं तो उसको गेट भी इसी तरीके बनाएंगे, नंबर 4 यमुना गेट, गंगा गेट, इस प्रकार के नाम भी उसमें रखे गए हैं। हालांकि सरस्वती नदी का भी कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन कई जगह जो है या कहते हैं कि तमाम धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है, इसलिए उसको माना जाता है। लेकिन वास्तविक तौर पे कोई ऐसी नदी वहाँ दिखती नहीं है, 2 ही नदियाँ मिलती हैं, समझिए। देखिए और आगे देखिए, यमुना नदी बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित, यमुना नदी बंदरपूंछ, हाँ, बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित, बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री से निकलती है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हिमालयी क्षेत्र में टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस नदी यमुना की बड़ी सहायक नदी है। हिमालयी क्षेत्र में टोंस नदी यमुना की बड़ी सहायक नदी है, जो कि कलसी के निकट इससे मिलती है, जो कि कलसी के निकट इससे मिलती है। क्या बात है, आ जाइए, ये लोग छान रहे उधर से क्लास में आने के लिए कर रहे हैं, तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कलसी के निकट इससे मिलती है। मैदानी प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली, मैदानी प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली, विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली 4 प्रमुख नदियां,
चार प्रमुख नदियां चार प्रमुख नदियां यमुना के दाहिने तट पर मिलती हैं। चार प्रमुख नदियां यमुना के दाहिने तट पर मिलती हैं। जो कि पश्चिम से पूर्व क्रमशः चंबल, सिंध, जो कि पश्चिम से पूर्व क्रमशः जैसे मान लीजिए यमुना नदी है और ऐसे आती है, ऐसे यहाँ पे गंगा में मिलती है, तो यहाँ पे कई नदियाँ ऐसे मिलती हैं। उसी में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पे जो है कौन कौन सी नदी मिले, इसलिए लिखवाए हैं पश्चिम से पूर्व क्रमशः। समझिए, तो आगे पश्चिम से पूर्व क्रमशः चंबल, सिंधु नहीं, सिंध खाली, चंबल, सिंध, ये सिंध केवल है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है, बेतवा, केन, देख रहे हो हमारा, लिख ही देता हूँ, चंबल, बेतवा, और क्या बोले हैं, सेम कहाँ बोले हैं, सिंध। देखिए चार नदियां जो है पश्चिम से पूर्व एक में मिलती यमुना की सहायक नदी, गंगा की नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन अभी हो गई दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी, यानी इस दिशा से मिले ना दाहिने। कुछ नदियां इसमें बाएं साइड के भी छोटी नदियां हैं, वो मिल रही है, उनका नाम भी लिख लीजिए। तथा यमुना में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में, टोन्स जो पहले लिखे थे, टोन्स, हिंडन, नदी के तट पे जो आपका गाजियाबाद शहर है, वो हिंडन नदी के तट पे स्थित है। समझिए, हिंडन एयरबेस भी है वहाँ पे, वायु सेना का एयरबेस है हिंडन एयरबेस। अभी जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में आई जो है, तो हिंडन एयरबेस पे ही रखा गया है। यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह का भी विकास किया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के भार को कम किया जा सके। गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद किस नदी के तट पे है, हिंडन नदी के। हिंडन, आगे देखो, संगर, छोटी नदी है संगर, और एक है रिंद। बस ये नदियां आपके यमुना में दाहिने तरफ से, तो सॉरी बाएं तरफ से मिलती हैं। जो नदियां दाहिने बाएं मिलाए हैं, ये खास करके इसमें जो दाहिने तरफ की नदियां मिली हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सब, इन सबको हम अलग से भी बताएंगे। जैसे चंबल नदी के बारे में हम लोग अलग से भी लिखेंगे कि हाँ चंबल कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके किस जिले में आके यमुना से मिलती है। चंबल की सहायक एक दो नदियाँ हैं छोटी छोटी, उनका नाम लिखवाएंगे। ये सब हम लोग देखेंगे कल। उसका हम लोग गंगा खत्म करेंगे और ब्रह्मपुत्र खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे प्राकृतिक नदी। ठीक है, पर तो लिखे नहीं होंगे आप लोग, दे नहीं थे भगवान कितनी खुशी से आपको बता रहे हैं। आज भी 3-4 रहने दें, इधर के लोग चाहते हैं रहने दें, क्योंकि हाँ बांध वगैरह लिख लीजिए। चलिए वही हाँ दिखाइए, बांध वगैरह लिख के दिखाइए। चलिए छोड़ देते हैं, जाते हैं। कॉपी लाना कर लीजिए। आप लोग जैसे लिखना भूलते हैं उससे हम आप लोगों को ज़्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है सर, तो चेक है।
करिश्मा कौन है? करिश्मा करिश्मा देवी जी कौन है? लो बारिश भी होने लगी। सलोनी गुप्ता, सलोनी कहाँ है? ये देखो आज हम इसको देखे ही नहीं। ठीक है लो, अच्छा नहीं हो लेकिन सब प्लेयर देख लो। क्या और ये करिश्मा को कौन जानता है? हिस्ट्री की कोई नहीं जानता है। जो अब पढ़ा रहे हैं कि पहले पढ़ाए थे? लो पूरा लो आदित्य, इसलिए आएगी तो दे देना भैया, कहाँ लेके चलिए ठीक है। यही सब है उसी में है। हमें क्या महाजनपद उसी में होगा, वही है जितना लिखवाया सारा महाजनपद उसी में है। स्टार्टिंग से ये भारत वाला है, वर्ल्ड लेवल वाला दूसरा वाला करते हैं। क्या भैया हरिओम? भैया हरिओम जय माता। यार माता कहाँ जुड़ रहा यार? तब का बोले जय पिताजी। नहीं है लेकिन हम नया जाए हमने से अरे तो 4 मिसाइल ले लंच के काम परमानेंट आज कहाँ से ये बताया है? यहाँ से तुम आएगी। अभी आज एक बुक के पूरा 150 पेज के फोटो PDF उसका प्रैक्टिकल वाला ना जमा मतलब चेक कि हाँ काफ़ी बार जब मतलब फेंक दीजिए ऐसे अगर ये क्या का है मोबाइल कहने के लेकर आओ वही देवम मोबाइल नहीं किया कुछ दिन तक नहीं खाली हाँ जमा किया बस सेकेंड सेमेस्टर में आज दिन पे जगह लिखे रहे पिछवा 8-9 सालों के लिए रिमोट फेंक कर दिया बस खाली जगनाई कर दिया तब फर्स्ट सेमेस्टर लिख के कॉलेज जाके एक ले गए सेकेंड है कि कहीं लास्ट सिग्नेचर कर ले अब बीच में टिक मार लो हाँ ये सभी तरह नहीं हमें कहें सही आप सिग्नेचर कर दीजिए बहुत भीड़ रहा हम टिक मार लें ठंडा